वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई है, इसका पूरा जोर डिफेंस के फील्ड में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना रहा है और कई तरह के हथियारों को बना के सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस को ही नहीं बेचा, बल्कि इंडियन मेड वेपन्स को दूसरे देशों को भी बड़े पैमाने पे बेचने का प्रयास शुरू किया गया। और इसी के बदौलत जहां 2004 से 2014 तक केवल 4,312 करोड़ के हथियारों का एक्सपोर्ट दूसरे देशों को किया गया, तो वहीं मोदी गवर्नमेंट के आते ही ये एक्सपोर्ट 2014 से 2024 तक बढ़ के 88,319 करोड़ तक चला गया और अब बहुत ही जल्द ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। इंडोनेशिया काफी समय से इंडियन गवर्नमेंट से उसके सबसे लीथल वेपन ब्रह्मोस मिसाइल की मांग कर रहा था, जिसके चलते कई बार दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग भी कर रहे थे और अब जाके ये डील ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है और अब केवल रशिया के ओके कहते ही इस ब्रह्मोस डील को साइन कर लिया जाएगा। चूंकि ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया के ज्वाइंट वेंचर से बना है, तो इसलिए किसी भी तीसरे देश को बेचने के लिए इंडिया और रशिया का अप्रूवल होना जरूरी है। लेकिन यहाँ मैं इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होने वाली डील के लिए एक और देश का भी बड़ा योगदान बोलूंगा, जिसकी बदौलत ब्रह्मोस मिसाइल की ये डील अपने फाइनल स्टेज तक पहुंच पाई और ये देश है अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। आपको याद होगा कि जब इंडिया ने फिलीपींस के साथ पहली ब्रह्मोस डील को साइन किया था, उसके कुछ समय के बाद ही ब्रह्मोस मिसाइल की डिस्ट्रक्टिव पावर का शो ऑफ पाकिस्तान के अंदर किया गया, जब गलती से हरियाणा के एक बेस से एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर तक जाके ब्लास्ट हो गया, जबकि पाकिस्तान के पास चाइनीज ओरिजिन ब्रांडेड न्यू SQ-9 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम होते हुए भी वो आती हुई मिसाइल को देख ही नहीं पाया और अपनी इज्जत बचाते हुए पाकिस्तान को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि पीस टाइम होने पे उनका बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम स्विच ऑफ था। खैर, पाकिस्तान की इस नाराजगी को दूर करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत वॉर टाइम पर एक बार फिर से पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे उनके SQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिवेट होने के बावजूद ब्रह्मोस मिसाइल ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचा के अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करा दिया। और इस बात की पुष्टि खुद उनके डिफेंस एक्सपर्ट ने सबके सामने आके की कि इंडियन ब्रह्मोस को रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। खैर, ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद अब कई देश इंडिया के बने हथियारों को लेने के लिए कतार में लग चुके हैं और इन हथियारों में सबसे आगे ब्रह्मोस मिसाइल ही है। खैर, रशिया के हाँ कहते ही इंडोनेशिया ऐसा दूसरा देश बन जाएगा जिसके पास ब्रह्मोस जैसी ताकत होगी। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है कि इंडोनेशिया ब्रह्मोस के किस वर्जन को खरीदेगा, क्या ये कोस्टल डिफेंस के लिए होगा या फिर एयर लॉन्च वर्जन होगा, क्योंकि इंडोनेशिया की एयरफोर्स के अंदर अमेरिकी तथा रशियन दोनों तरह के एयरक्राफ्ट का यूज होता है। रशियन ओरिजिन के Su-27 तथा Su-30 प्लेन इंडोनेशियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है, जो कि ब्रह्मोस को कैरी करने लायक बनाया जा सकता है। खैर, अभी काफी डिटेल बाहर आना बाकी है, लेकिन एक्सपोर्ट के तौर पे इंडिया के लिए एक गुड न्यूज है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन काफी लंबे समय के बाद अगले महीने इंडिया की विजिट पे आ रहा है और ऐसे कई कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन के इस विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच कई नए समझौते हो सकते हैं और इन्हीं कई समझौतों में से एक समझौता 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट Su-57 से भी जुड़ा हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स लंबे समय से एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने के लिए प्रयास कर रहा था। कभी रशिया से इसी Su-57 एयरक्राफ्ट को ज्वाइंट प्रोटेक्शन के तहत इंडिया में बनवाने के लिए बातचीत करता है, तो इस डील के फेल हो जाने के बाद अपने खुद के दम पे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट एमका को बनाने का प्रयास भी शुरू कर देता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स एमका को किसी भी हाल में 2035 से पहले अपनी फ्लीट में शामिल नहीं कर पाएगा और जिस तरीके की कंडीशन अभी दोनों फ्रंट पे चल रही है, जहां चाइना ईस्टर्न बॉर्डर के पास J-20 जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर चुका है, तो वहीं वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान भी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट J-35A की तैनाती जल्दी करने वाला है। और इसी को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स भी काफी समय से पेंडिंग में चल रहे MRF प्रोजेक्ट में 4.5 जनरेशन वाले राफेल को लेके अब आगे बढ़ चुका है। लेकिन आज के सिनेरियो को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को भी लेने का मन बना चुका है और इंडिया की इस डेस्परेट नीड को देखते हुए रशिया ने एक बार फिर से अपने इम्प्रूव Su-57 का ऑफर इंडिया को दिया है और उसी ऑफर को वैलिडेट करने के लिए सुखोई कंपनी ने अपना एक डेलीगेशन को HL के नासिक प्लांट तथा कोरापुट डिवीजन में विजिट कराया था।
जहां एचएल का नासिक प्लांट रशियन ओरिजिन का Su-30 MKI को बनाता है, तो वहीं कोरापुट में इसमें लगने वाला AL-31 FP इंजन बनता है। डेलीगेशन के द्वारा विजिट करने के बाद लास्ट महीने उसने अपनी कंप्लीट रिपोर्ट एचएल को भेज दी है, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि एचएल का नासिक प्लांट 50% रेडी है Su-57 का प्रोडक्शन करने को, जबकि बाकी का 50% में इंडियन गवर्नमेंट को रशियन गवर्नमेंट की हेल्प से कुछ एरिया में इन्वेस्ट करना होगा, जिसमें स्टेल्थ कोटिंग, एडवांस सेंसर तथा कंपोजिट मटेरियल प्रमुख है। अब देखना यह है कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि ज्यादा रिक्वायरमेंट पर ही इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना सही होगा। हालांकि इंटरनल रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एयरफोर्स केवल 2 से 3 स्क्वाड्रन Su-57 की ही चाहता है। खैर, अगले महीने तक इस डील के बारे में कंप्लीट डिटेल मालूम चल जाएगी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।